अगर मैं आपसे कहूं भारत के नक्शे से पेड़ और पहाड़ गायब हो रहे हैं, सचमुच फिजिकल रूप से गायब हो रहे हैं, तो क्या आप यकीन मानेंगे? अरावली बृहत संकला माननीय सभापति महोदय, अरावली पर्वतमाला सेब अरावली आज सुबह से सोशल मीडिया पे ट्रेंड। लगभग 80% जो अरावली का भूभाग है वो राजस्थान का है। एक पेड़ माँ के नाम, यह सिर्फ भाषण में ही सुना होगा, ग्राउंड लेवल पर तो उनको हटाया जा रहा है। इस अभियान का नाम है एक पेड़ माँ के नाम। मैंने भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाया है। नमस्कार। राजस्थान वीरों की भूमि, रेगिस्तान का जहाज और अरावली का घर है, लेकिन आज यह घर खतरे में है। एक ऐसा संघर्ष चल रहा है जिसकी आवाजें दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक गूंज रही है, लेकिन जमीन पर खामोशी है। ऐसी खामोशी जो बारूद के धुआं के बीच दब सी गई है। राजस्थान के शहरों में बढ़ता गर्मी का लेवल, जमीन के नीचे गिरता पानी, दिल्ली का एयर पोल्यूशन और धूल से भरी हवाएं, यह सब नेचुरल डिजास्टर नहीं, यह ह्यूमन मेड डिजास्टर है। आज के वीडियो में हम इसी सिस्टमेटिक विनाश को जानेंगे कि आखिर अरावली का कातिल कौन और कैसे एक डेफिनेशन पहाड़ों का डेथ वारंट बन गया, और जानेंगे अरावली का हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, उसकी ज्योग्राफी और इकोलॉजी, और सबसे इम्पोर्टेंट राजस्थान में जो अभी अरावली कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो शुरू कैसे हुआ, कब हुआ और उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। अरावली पर्वतमाला का जन्म लगभग 2.5 अरब साल पहले प्रोटेरोजोइक युग में हुआ। इसका नाम अरा और वाली मूलों से बना एक संयुक्त संस्कृत का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है चोटियों की रेखा। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है, जो गुजरात के दक्षिण पश्चिम से शुरू होकर दिल्ली के उत्तर पूर्व में फैली हुई है, यानी कि राष्ट्रपति भवन जो कि रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है वहां तक है। यह 4 राज्यों में फैली हुई है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, जिसमें से अकेले राजस्थान में 550 किलोमीटर है, यानी अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में। इसका निर्माण जब मारवाड़ प्लेट, बुंदेलखंड क्रेटोन जैसी टेक्टोनिक प्लेटों के बीच भयानक टकराव से हुआ, इस टक्कर में पृथ्वी की परतें सिकुड़ी, मुड़ी और ऊपर उठ गई, जिससे एशिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला बन पाई। और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो सिरोही जिले में है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। प्राचीन काल में अरावली पर्वतमाला अत्यंत ऊंची थी, लेकिन लाखों वर्षों से इसका इरोजन होता रहा है, जिससे यह लगभग पूरी तरह घिस गई है। जबकि हिमालय जो युवा वलित पर्वत है, निरंतर ऊपर उठते जा रहा है। पृथ्वी की पपड़ी में नीचे की तरफ स्थित विवर्तनिकी प्लेटों द्वारा उत्पन्न उत्प्लावन बल के रुकने के कारण अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई बढ़ना बंद हो गई है। अरावली 2 माउंटेन रेंज में है, सांबर सिरोही रेंज और सांबर खेतड़ी रेंज। इस रेंज के वेस्ट में थार डेजर्ट और ईस्ट में गैंगटिक प्लेट, यानी ये वो प्लेट्स हैं जहां पर 2 इकोसिस्टम मिलते हैं। इसे इकोटोन भी कहते हैं। अरावली हिल्स थार डेजर्ट को गैंगटिक प्लेट के बीच एक नेचुरल बैरियर का काम करती है, इसीलिए इसे भारत की ग्रेट ग्रीन वॉल भी कहते हैं। थार डेजर्ट से सैंड लगातार उड़ती रहती है और सैंड को अरावली हिल्स ब्लॉक करके ईस्ट साइड में जाने से रोक लेती है, और साथ ही पाकिस्तान, अफगानिस्तान से आने वाली गर्म हवाओं को रोकती है। अगर अरावली हिल्स नहीं होगी तो नॉर्थ इंडिया का मौसम भी बहुत अलग हो जाएगा, क्योंकि मानसून के समय जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स अरब सागर से निकलती हैं तो सबसे पहले राजस्थान से भारत में एंटर करती है। अरावली हिल्स इन विंड्स को अपने सारे नॉर्थ इंडिया में ले जाकर वहां खूब बारिश करती है। अरावली हिल्स सेंट्रल एशिया से आने वाली कोल्ड वेस्टर्ली विंड्स को ब्लॉक करती हैं, जिससे ये ठंडी हवाएं नॉर्थ इंडिया में नहीं पहुंच पाती है। अगर अरावली नहीं होगी तो ठंड के दिनों में इन ठंडी हवाओं का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि यह कॉन्फ्लिक्ट या संघर्ष अभी इतना चर्चा में क्यों है, इसकी शुरुआत कैसे हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में अरावली व इसके चारों राज्य गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में खनन को पूर्णतया प्रतिबंध कर दिया। पर इल्लीगल माइनिंग यह एक संगठित लूट है। सुप्रीम कोर्ट के बार बार प्रतिबंध लगाने के बावजूद रात के अंधेरे में और कई बार तो दिन के उजाले में भी खनन माफिया सक्रिय है। पिछले कुछ दशकों में विकास के नाम पर अरावली को जो दोहन हुआ है वह बहुत भयानक है। दूसरी तरफ रियल एस्टेट बूम, खासकर दिल्ली एनसीआर और जयपुर के आसपास के कारण इन माइनिंग मटेरियल्स की मांग आसमान छूने लगी और खनन माफिया को इसमें दिखने लगा अथाह पैसा। वह किसी भी कीमत पर सप्लाई जारी रखना चाहते थे। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, क्योंकि यहाँ 67 से अधिक खनिजों का खनन होता है। इसमें मुख्य प्रकार से सीसा, जस्ता, तांबा, चांदी, राक फास्फेट,
चूना, पत्थर, अब्रक क्वार्ट्ज, फेल्सपार, बेरिल और टेल्क पाउडर और मकराना रीजन में देश का 90% मार्बल निकाला जाता है। मकराना मार्बल यह वही मार्बल है जिससे आगरा का ताजमहल बना हुआ है। हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई, जस्टिस के विनोद चंद्र, जस्टिस NV अंजरिया की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस नाम से एक रिपोर्ट दी गई। यह रिपोर्ट सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने प्रस्तुत की थी। इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के अनुसार इस रिपोर्ट में यह था कि अरावली जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई वाले जो पहाड़ हैं, आसपास की जमीन से 100 मीटर ऊंचाई वाले जो पहाड़ हैं, उन्हें अरावली कहा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 8.7% ऐसी हिल्स हैं जो अरावली के 100 मीटर औसत हाइट से ऊंची हैं। इसका मतलब सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी है उसके अनुसार 100 मीटर से नीचे की तमाम पहाड़ियां अब अरावली नहीं होगी और अब उनमें खनन किया जा सकता और वह कानून संरक्षण से बाहर हो जाएगी, क्योंकि पिछले साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे अरावली क्षेत्र में माइनिंग को बंद कर दिया था और कहा था कि पहले यह बताओ कि माइनिंग कहाँ की जा सकती है, ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ माइनिंग की जा सके और अरावली को नुकसान न हो। सरकार ने बाकायदा इसके लिए एक कमेटी बनाई जिसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, साथ ही पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान के वन विभाग के सचिव, इसके अलावा एक टेक्निकल समिति भी बनाई। सोचो, इतने बड़े बड़े विभाग और इन विभागों में बैठे अधिकारी, उनका एजुकेशन लेवल तो बहुत हाई होगा, पर इन्होंने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी उसको देख के हर कोई चौंक हो जाएगा। इस कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही हम अरावली मानेंगे, अर्थात उन सभी छोटी पहाड़ियों को खत्म कर दिया जाएगा। यही कारण है कि या तो खनन माफिया ने कोई लॉबिंग की होगी या फिर सरकारी अधिकारी करप्ट हुए होंगे। अब इसमें मेन खेल कहाँ से शुरू होता है, अब ये समझिए आप। इस कमेटी ने यह नहीं बताया कि 100 मीटर नापेंगे कहाँ से, इन्होंने सिर्फ यह बताया है कि आसपास की पहाड़ी से 100 मीटर ऊपर होना चाहिए। अगर हम बात करें तो रेलवे जब हाइट नापता है तो वह समुद्र तल से नापता है, क्योंकि पूरी दुनिया का समुद्र तल एक समान है। अगर यहाँ पर भी समुद्र तल से 100 मीटर मापा जाता तो शायद अरावली से कोई एक पत्थर भी नहीं निकल पाता, लेकिन सरकार ने जो बात रखी है उसमें सिर्फ आसपास की जगह बताई है। यह आसपास की जगह कौन डिसाइड करेगा यह नहीं बताया। जब इंडियन एक्सप्रेस के एक रिपोर्ट में सरकार से एक लाइन पूछी गई, ऐसे तो 90% अरावली खत्म हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से जो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए हैं उसके अंदर 1048 ही ऐसी पहाड़ियां निकल कर सामने आई हैं जो 100 मीटर से ऊपर थी। यही कारण है कि अरावली की इस रिपोर्ट के चलते पूरे देश में बहस शुरू हो गई है। तो क्या इससे पहले कोई अरावली की डेफिनेशन नहीं थी? ऐसा नहीं है, इससे भी पहले अरावली की डेफिनेशन थी, जिसमें फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कहता था कि 3 डिग्री तीव्र ढाल वाले पहाड़ अरावली कहलाएगा, और बाद में इसको 4.5 डिग्री किया गया था। लेकिन इस बार की रिपोर्ट में इन मापदंडों को हटाकर सीधा 100 मीटर ही कर दिया गया, जिससे कि अरावली का 90% हिस्सा खत्म हो जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 2010 के सर्वे में पाया गया कि अरावली में राजस्थान हरियाणा की सीमा पर 3200 जगह पर अवैध खनन हो रहा है। राजस्थान की 128 में से 31 पहाड़ियां खोदकर समतल कर दी गई, नक्शे पर उनका नामो निशान मिट गया। अरावली में अवैध खनन एक बड़ी समस्या है। 1975 से 2019 तक 44 साल में अरावली का 8% हिस्सा गायब हो गया। इसके चलते हरियाणा का 3.6 लाख हेक्टेयर हिस्सा रेगिस्तान बन गया। यह राज्य का कुल 8% हिस्सा था। सोचो, इतना बड़ा हिस्सा रेगिस्तान बन गया सिर्फ अरावली के कारण। अरावली में खनन का सबसे अधिक लाभ सरकार और अवैध खनन माफियाओं को है, क्योंकि हर साल राजस्थान को अरावली में खनन की लीज और रॉयल्टी के जरिए 5000 करोड़ की आमदनी होती है। सोचो, यह तो सिर्फ पेपर रिकॉर्ड है, इसके अलावा अवैध खनन में कितना पैसा मिलता होगा। सरकार और अधिकारी अक्सर अवैध खनन की तरफ आंखें मूंद लेते हैं, क्योंकि उनको भी बहुत मोटा कमीशन आता है। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर विनाश कैसे संभव है? क्या प्रशासन को दिखाई नहीं देता? जब सैटेलाइट इमेज में पहाड़ गायब होते हैं तो जमीन पर मौजूद नेता और अधिकारियों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ पर गलती किसी एक की नहीं है, यहाँ तो पूरा सरकारी सिस्टम ही करप्ट है। इसमें एक कारण प्रशासन की मिलीभगत है। स्थानीय प्रशासन, वन विभाग और माइनिंग विभाग के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत के बिना इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन असंभव है। जब शिकायतें की जाती हैं तो फाइलें दबा दी जाती हैं। राजनीतिक संरक्षण भी इसमें एक बहुत बड़ा कारण है। खनन एक बहुत बड़ा मनी मेकिंग बिजनेस है। इसमें चुनाव फंड होते हैं, इसीलिए कई बार राजनेताओं का सीधा संरक्षण इन माफियाओं को प्राप्त होता है। सरकारें बदलती हैं लेकिन खनन का खेल जारी रहता है, और जो अधिकारी कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाते हैं उन पर हमले होते हैं या फिर उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। यह इतना बड़ा खेल कोई एक अकेला आदमी नहीं कर सकता है, पूरा सरकारी सिस्टम और सरकार इन्वॉल्व है। अगर अरावली को खत्म किया गया तो पूरा इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, क्योंकि अरावली रेगिस्तान के मार्च यानी कि रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है
और पश्चिम से आने वाली गर्म हवाओं को रोकती है। वाटर स्टोरेज का काम करती है, इसीलिए अरावली के आसपास क्षेत्र में वाटर लेवल काफी ऊपर होता है। अरावली से बहुत सारी नदियों का उद्गम होता है, जैसे कि उनमें लूणी, साबरमती, बनास, माही आदि नदियां का उद्गम अरावली पहाड़ियों से ही होता है। इसमें सरिस्का, रणथंभौर, मुकुंदरा और केवला देवी टाइगर रिजर्व भी इसी पर्वतमाला का हिस्सा है। इसके अलावा इसमें फुलवारी की नाल, सीता माता, माउंट आबू, कुंभलगढ़, नारगढ़ सहित 15 वन्य जीव अभ्यारण्य भी इसी के अंदर है और 10 इको सेंसिटिव जोन और अरावली में लेपर्ड, नीलगाय, भालू, होलोप्टेरा कीट जैसी हाई इंडेंजर्ड प्रजातियां भी यहाँ पाई जाती है। सोचो, अगर हमने इतने बड़े पैमाने पर अगर अरावली को नुकसान पहुंचाया तो यह जीव जंतु कहाँ जाएंगे और इनका क्या होगा? ये तो पहले से इंडेंजर्ड है या ज्यादा खतरे में आ जाएंगे। अरावली सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं, यह एक ढाल है। अगर यह ढाल टूट गई तो थार का रेगिस्तान आपके और हमारे शहरों के दरवाजे पर दस्तक देगा। दिल्ली की हवा और जहरीली होगी और राजस्थान गर्मी से और पानी से प्यासा मरेगा। यह संघर्ष किसी एक गांव, एक राज्य का नहीं, यह हमारे भविष्य का संघर्ष है। हमने विकास के नाम पर प्रकृति से बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन अब प्रकृति अपना हिसाब मांग रही है। अगर अब भी नहीं जागे और यह अवैध धंधा बंद नहीं हुआ तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि हम वो पीढ़ी होंगे अपने लालच के लिए देश की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला को बेच दिया और हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसे एनवायरनमेंट में ले जाके छोड़ेंगे जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होगा, जहाँ बिल्डिंग्स तो होगी पर पहाड़ नहीं होंगे, जहाँ सड़कें तो होगी पेड़ नहीं होंगे, जहाँ विकास तो होगा पर वहाँ जीवन नहीं होगा।